हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है उस पर अपन बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड। अपने सेल के कुछ वीडियोस मैंने आपके डाल रखे हैं, यदि आपने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके उसकी लिंक मैंने दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो सबसे पहले बात करें कि जो सेल साइकिल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल साइकिल की डिस्कवरी करने वाले थे होवार्ड व पेल्क नाम के वैज्ञानिकों ने इसकी डिस्कवरी की थी। सेल साइकिल होता क्या है कि ग्रोथ और डिवीजन, जब कोई सेल एक बार डिवाइड होती है तो वो दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। जैसे ये सेल है और ये अपने दो सेल्स के अंदर यानी कि दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन ये करेगी, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है और डिवाइड होके दो सेल बना रही है, और सेल में डिवीजन होने के बाद उसकी ग्रोथ होगी क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक क्रिया बढ़ेगी, उसके अंदर मेटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ेगी, एंजाइम्स बढ़ेंगे, डीएनए आरएनए की मात्रा जब बढ़ेगी तो उनकी साइज में ग्रोथ होगी, यानी कि उसकी ग्रोथ होगी जिसको अपन बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो सेल डिवीजन के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक तो सेल डिवाइड होती है, फिर सेल डिफ्रेंशिएट होती है और उसके बाद में सेल डिवाइड होती है। ठीक है, तो सेल का डिवीजन होना और उसका डिफरेंशिएशन होना, ये दोनों प्रोसेस आपस में क्या कहलाती है, सेल साइकिल कहलाती है। और सेल साइकिल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइम होता है। जैसे अपन बात करेंगे ह्यूमन के अंदर सेल डिवीजन में कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर का टाइम लगता है, यानी कि 24 घंटे में एक बार सेल साइकिल होती है। और इसकी अपन बात करें कि जो ईस्ट होता है, अपने जो एक कोशिकीय कवक होता है, फंगस होता है, उसके अंदर सेल डिवीजन में यानी कि सेल साइकिल के अंदर 90 मिनट का समय लगता है, और इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर 20 to 60 मिनट का समय लगता है। और अपन बात करेंगे ह्यूमन सेल की, क्योंकि अपन ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे पूरी बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर। तो ह्यूमन सेल के अंदर जैसे अपन बात करें, जो सेल की साइकिल होती है उसके अंदर दो फेजों में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक आती है क्या, इंटरफेज, एक आती है इसमें इंटरफेज, और सेकंड आती है क्या, एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होगा कि जो सेल है उसके अंदर डीएनए की मात्रा, आरएनए की मात्रा, उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स है उनकी मात्रा में वृद्धि होगा, उनका डुप्लीकेशन होगा। और एम फेज के अंदर क्या होगा, सेल डिवाइड होगी, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस उसका इसका डिवीजन होगा, जिसको अपन न्यूक्लियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस उसको बोलते हैं। जो इंटरफेज होती है इसको अपन डिवाइड करते हैं कितने भागों में, 3 भागों में, जिसमें एक आती है G1, एक आती है S और एक आती है G2 अवस्था। तो इंटरफेज को अपन 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, G1 S G2। G1 को बोलते हैं गैप फर्स्ट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो सेल साइकिल का यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर ये जो शो कर रहा है नीचे इतना वाला पोर्शन, ये आपको आई फेज यानी कि इंटरफेज को शो कर रहा है, और जो ऊपर वाला शो कर रहा है ये कर रहा है आपके एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज को शो कर रहा है। अब अपन देखेंगे जो आई फेज है इसके अंदर मैंने 3 फेज यहाँ पे डिनोट कर रखी है, G1 है, S है और G2 है। इनके बारे में अपन आगे देखेंगे। उसके बाद माइटोटिक के अंदर आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज दे रखे हैं, इनके अपन आगे डिस्कस करेंगे। उनका नाम अपने आपको पता रखना है कि आई फेज के अंदर G1, S और G2 होती है, और आपके एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आती है। इसके बाद में अपने क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर सेल डिवीजन क्यों करती है, सेल में ऐसा क्या होता है कि उसको डिवाइड होने की जरूरत पड़ती है, उनको विभाजन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया है, उस वैज्ञानिक का नाम है हार्टविग, जिसको अपन हार्टविग थ्योरी या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेल के अंदर जो सेल है, जैसे कि अपने ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, और इसका न्यूक्लियस के अंदर जो मैटर भरा होता है उसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सेल के यानी कि आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब तक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक बैलेंस के रूप में रहते हैं, इन दोनों का बैलेंस रहता है, जब तक सेल आराम से फंक्शन करती रहती है। और जैसे ही सेल डिवाइड हुई उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ेगी, उसके अंदर यानी कि इंटरफेज आएगी। इंटरफेज में क्या होती है, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होती है, रेडी टू डिवाइड सेल।
जब तक इनका मेटाबॉलिज्म में आराम से चल रही है, इनके अंदर मैटर कम है, सेल आराम से, दोनों का इनका बैलेंस है। जैसे ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये क्या बोला कि बैलेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इनके बीच में जब तक बैलेंस रहेगा, जब तक सेल आराम से नॉर्मल कंडीशन रहेगी, जैसे ही या तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा या आपके न्यूक्लियोप्लाज्म का है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा और सेल डिवाइड हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है इनके बैलेंस का, उनको अपन न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं, जो कि हार्टविग ने बताया था। और इस कारण से इसको अपन हार्टविग थ्योरी या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब बात करेंगे इसने क्या कहा था कि जो आपका साइटोप्लाज्म यानी कि VC माइनस VN अपॉन VN, ये इसने फॉर्मूला दिया था। इसमें जो VC है वो डिनोट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है। यदि इन दोनों का बैलेंस है तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, बैलेंस बिगड़ गया तो सेल को डिवाइड होकर बैलेंस को वापस से मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए सेल डिवाइड होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या होता है और सेल साइकिल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। सेल साइकिल में वो सभी स्टेज आती है जिनमें सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होती है और सेल डिवाइड होती है, और सेल डिवीजन में ओनली वो स्टेज आती है कि सेल एक जो सेल है ना वो अपनी दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले जो सेल डिवीजन है उसके बारे में किसने बताया था, तो आपके रूडोल्फ विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो भी सेल है, जो इन्होंने आपकी जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी है उसके अंदर बताया था कि जितने भी सेल है उनका फॉर्मेशन उनकी प्री एग्जिटिंग सेल है यानी कि उनकी जो पूर्ववर्ती कोशिका है उनके डिवीजन के बाद में होती है। तो आप देख सकते हो कि न्यू सेल फॉर्म्ड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल, जब पूर्ववर्ती सेल का डिवीजन होता है ना उसी से न्यू सेल बनेगी। और इसके लिए इन्होंने कुछ टर्म दी है, वो है ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीन्स यही होता है कि न्यू सेल फॉर्म्ड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल। तो सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रूडोल्फ विर्चो ने बताया था। और मैंने बताया कि जब सेल डिवाइड होती है तो दो भागों में डिवाइड हो रही है। जैसे कि मैं बता दूं आपकी, ये सेल है, ये डिवाइड होगी तो जैसे कि इस सेल का वॉल्यूम पहले बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डिवाइड होगी तो वॉल्यूम इनका कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम कम होने के बाद दोबारा से भी डिवाइड होना पड़ेगा ना इनको, तो दोबारा डिवाइड कैसे होगी, यदि इनका वॉल्यूम इतना ही रह गया तो दोबारा डिवाइड नहीं होगी। तो सेल डिवीजन के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक डिवीजन एक डिफरेंशिएशन। डिवीजन में क्या होती है कि एक सेल डिवाइड होके दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है जिसको अपन डिवीजन बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन क्या होती है कि जब इनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं बढ़ती है तो ये ग्रोथ करती है, इनका डेवलपमेंट होता है, जिससे ये वापस अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेती है। और इंक्रीज करने के बाद वापस इनका जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वापस डिवाइड होगी। इस प्रकार से साइकिल चलती रहेगी। इसको बोलते हैं अपन क्या, सेल साइकिल। था कि जो फेजेज है उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं सेल साइकिल की फेजेज को आपको बताता हूं कि ये कौन कौन सी फेजेज है और कौन से फेज में क्या होगा। तो देखिए सेल साइकिल, तो सेल साइकिल को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर दो फेज होती है, एक होती है इंटरफेज और सेकंड है आपकी माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज है ना ये सेल डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। तो अपन बोल सकते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज, ये लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि सेल डिवीजन का जो 90% टाइम है, जो 90% टाइम है वो आपके इंटरफेज के अंदर ही लग जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसके अंदर सेल साइकिल होने के अंदर 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो जो 24 घंटे है ना उनमें से जो 90% टाइम है ना वो आपके इसी के अंदर लग जाता है। कहने का मीन्स ये है कि इंटरफेज के अंदर आपके 23 घंटे का टाइम है ना वो इंटरफेज के अंदर ही जाता है। 1 घंटा ओनली एम फेज के अंदर जाता है। तो एम फेज को होने के लिए ओनली 1 आवर चाहिए, ठीक है, और इंटरफेज को होने के लिए आपको 23 आवर्स चाहिए। ओके, अब बात करेंगे जो ये इंटरफेज है ना इसके अंदर होता क्या है। इंटरफेज के अंदर सेल रेडी होती है डिवाइड होने के लिए। तो सेल क्या करती है, रेडी टू डिवाइड।
सेल डिवीजन करने के लिए रेडी होती है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर अपन को कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देता है, जैसे कि ना तो सेल डिवाइड हो रही है, ओनली साइलेंटली होती है। इस कारण से अपन इंटरफेज को साइलेंट फेज भी कहते हैं। इसको अपन साइलेंट फेज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं होती है, इंटरनली मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह, डीएनए आरएनए का डुप्लीकेशन वगैरह ही होता है। इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, साइलेंट फेज भी कहते हैं। जो इंटरफेज है ना, इसकी अपन ने इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक आती है आपकी G1, G2 और S। तो इसको अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक G1 आता है, दूसरा आपका S आता है और एक आपका G2 आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर रखा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एम फेज है और यहाँ पे ये आपकी इंटरफेज इतने वाली। तो जो G1 फेज है ना, वो आपके एम फेज के जस्ट आगे वाली फेज है, यानी कि इसके बाद की फेज है। तो अपन G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो G2 फेज है ना, वो जस्ट पहले है किसके, एम के। तो इसको बोल सकते हैं अपन क्या, प्री माइटोटिक फेज भी इसको बोल सकते हैं G2 को, ठीक। और एस का मीन्स होता है सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होगा, सिंथेसिस होगा, इसको बोलते हैं अपन क्या, सिंथेटिक फेज, ठीक है। तो इंटरफेज को मैंने डिवाइड कर दिया 3 भागों के अंदर, G1 हो गया, S हो गया और G2 हो गया। मैं बात करूं मानव की, तो ह्यूमन के अंदर जो लगभग मोस्ट ज़्यादा टाइम है ना इंटरफेज की, G1 फेज के अंदर ही क्या होता है, लगता है, वो होते हैं 11 आवर, यानी कि 11 घंटे है ना, वो आपके G1 के अंदर लग जाते हैं। फिर चलते हैं अपन एस फेज में, इसके अंदर आपके 8 घंटे लग जाते हैं और आपकी जो G2 फेज है इसके अंदर 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन बात करें कि G1 के अंदर क्या होता है, एस में क्या होता है और G2 में क्या होता है। तो G1 के अंदर क्या होता है, G1 फेज के अंदर होता है आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन किस फेज के अंदर होता है, आपके G1 फेज के अंदर। सेकंड इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो क्या होती है, सेल की इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ जाती है। और साथ में ही क्या होगा, इसके अंदर जो रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम, डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम होते हैं, वो भी फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि बनते हैं। तो G1 के अंदर क्या हो रहा है, आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, आपके रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और मेटाबॉलिक क्रिया इसमें बढ़ रही है, क्योंकि मेटाबॉलिक क्रिया बढ़ेगी जब भी तो सेल के अंदर डुप्लीकेशन के लिए यानी कि प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन होगा, ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पे, वो आती है आपकी एस फेज, जिसको अपन बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपके जो सेंट्रियोल होता है, जिसको अपन तारक केंद्र बोलते हैं, उसका डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ठीक है। इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, डुप्लीकेशन होता है अपने सेंट्रियोल का। बट इस फेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ओनली फॉर क्वांटिटी इंक्रीज होती है, किसकी, डीएनए की। इसमें क्रोमोजोम के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्रोमोजोम जितने पहले रहेंगे उतने ही रहेंगे, ओनली क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। और लास्ट अपनी जो फेज बच रही है वो क्या है, G2 फेज। और G2 फेज में क्या होता है, वही आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो आज अपन ने देखा था क्या, इंटरफेज, और नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे अपने माइटोटिक फेज के बारे में, ओके।